नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 1 जो कि है विलयन पार्ट 4 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब, राउल्ट का नियम व हेनरी के नियम की तुलना एवं ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन एवं उनका वाष्प दाब। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। तो द्रव द्रव विलयनों के लिए राउल्ट का नियम इस प्रकार है। इस नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। उदाहरण के तौर पर हमने पहले बीकर में घटक 1 को रखा है और दूसरे बीकर में घटक 2 को रखा है। तो घटक A का जो वाष्प दाब होगा वो घटक A के वाष्पित अणु के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। या हम कह सकते हैं कि घटक A के जितने अणु वाष्पित होंगे उतना ही अधिक इसका वाष्प दाब होगा। यानी हम कह सकते हैं कि P1 समानुपाती होगा X1 के। यानी कि जितनी अधिक घटक A की मात्रा होगी उतनी अधिक घटक A के मोल होंगे और उतने ही अधिक घटक A के मोल अंश होंगे और उतना ही अधिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर दाब आरोपित हो जाएगा। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो उसकी जगह यहाँ पर आता है P01 और P01 शुद्ध घटक A का समान ताप पर वाष्प दाब है। ठीक इसी प्रकार P2 इक्वल टू हो जाएगा P02 मल्टीप्लाई बाई X2 और P02 यहाँ पर शुद्ध घटक 2 का वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है। अब हम ग्राफ को समझने का प्रयत्न करते हैं। माना हमने यहाँ पर घटक 1 को रखा है और यहाँ पर हमने घटक 2 को रखा है। अब यहाँ पर घटक 1 को रखा है इसीलिए घटक A के मोल अंश जो है वो यहाँ पर 1 होंगे और घटक 2 के जो मोल अंश होंगे वहाँ यहाँ पर क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने केवल घटक 1 को ही रखा है। तो घटक A के अणु ही यहाँ पर वाष्पित होंगे और घटक A के अणु द्वारा जो वाष्प दाब होगा वो यहाँ पर P01 होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर घटक 2 को रखा गया है तो घटक 2 का मोल अंश यहाँ पर 1 होगा और घटक 1 का मोल अंश यहाँ पर 0 होगा और घटक 2 का जो यहाँ पर वाष्प दाब होगा वो P02 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से P01 तक एक सीधी रेखा खींचते हैं तो हमें यहाँ पर P1 का ग्राफ प्राप्त हो जाता है और ठीक इसी प्रकार अगर हम यहाँ से P02 तक एक सीधी रेखा खींचें तो हमें यहाँ पर P2 का ग्राफ प्राप्त हो जाता है। और अगर हम P1 नॉट से P2 नॉट तक एक सीधी रेखा खींचें तो हमें P टोटल का ग्राफ प्राप्त हो जाता है। अब डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार पात्र में विलयन अवस्था में कुल दाब विलयनों के अवयवों के आंशिक दाब के जोड़ के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि P टोटल जो है वो P1 एवं P2 के योग के बराबर होगा। अब हम इस समीकरण में P1 और P2 का मान रख देते हैं तो P टोटल बराबर हो जाएगा X1 मल्टीप्लाई बाई P1 नॉट प्लस X2 मल्टीप्लाई बाई P02। अब क्योंकि विलयन में दो ही घटक हैं X1 और X2 तो दोनों का योग जो है वो 1 होगा, यानी कि हम X1 को लिख सकते हैं 1 माइनस X2। P01 की जगह P01 आ जाएगा प्लस X2 की जगह X2 आ जाएगा, P02 की जगह P02 आ जाएगा। तो जब हम P0 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो P01 की 1 के साथ P01 आ जाएगा और P01 की अगर X2 के साथ करेंगे तो माइनस का P01 X2 आ जाएगा और प्लस का X2 P0 आ जाएगा। तो दोनों में अगर हम X2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर P02 माइनस P01 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इस समीकरण को नाम दे देंगे 1.16।
यहाँ घटक एक घटक दो की तुलना में कम वाष्पशील है, इसीलिए घटक दो का जो वाष्प दाब है वो अधिक प्राप्त हो रहा है और घटक एक का जो वाष्प दाब है वो कम प्राप्त हो रहा है। अब समीकरण 1.16 से निम्नलिखित परिणाम निकाले जा सकते हैं। पहला है, किसी विलयन के कुल वाष्प दाब को उसके किसी अवयव के मोल अंश से संबंधित किया जा सकता है। यानी कि मोल अंश की संख्या बढ़ने पर या कम होने पर उसके वाष्प दाब में अंतर को देखा जा सकता है। किसी विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव दो के मोल अंश के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है। तो जैसे ही आपका मोल अंश कम या ज्यादा होगा, वैसे ही विलयन का वाष्प दाब भी कम या ज्यादा हो जाएगा। और अगर हम ग्राफ देखेंगे इसका, तो एक रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। शुद्ध अवयव एक व दो के वाष्प दाब पर निर्भर रहते हुए विलयन का वाष्प दाब अवयव एक के मोल अंश के बढ़ने से कम या ज्यादा होता है। तो अगर हम अवयव एक की मात्रा को कम या ज्यादा कर दें, तो जो विलयन का कुल वाष्प दाब हो जाएगा वो भी कम या ज्यादा हो जाएगा। यदि y1 एवं y2 क्रमशः अवयव एक व दो के वाष्पीय अवस्था में मोल अंश हो, तब P1 बराबर हो जाएगा y1 मल्टीप्लाई बाई पी टोटल और P2 बराबर हो जाएगा y2 मल्टीप्लाई बाई पी टोटल। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 1.5 देख लेते हैं। 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म एवं डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg व 415 mmHg है। तो पहला पूछ रहा है 25.5 ग्राम CHCl3 व 40 ग्राम CH2Cl2 को मिलाकर बनाए गए विलयन की वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम CH2Cl2 का मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार ज्ञात कर लेते हैं, जो कि प्राप्त हो जाता है 85 ग्राम मोल इनवर्स। और ठीक इसी प्रकार हम CH Cl3 का भी मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार ज्ञात कर लेंगे, जो कि हो जाता है 119.5 ग्राम मोल इनवर्स। तो अब हम CH2Cl2 के मोल ज्ञात कर लेते हैं, जो कि होता है CH2Cl2 का ग्राम में भार और डिवाइडेड बाय अणुभार। तो ग्राम में भार हमें दिया है 40 ग्राम और अणुभार यानी कि मोलर द्रव्यमान हम ज्ञात कर चुके हैं इसका 85 ग्राम मोल इनवर्स। तो इन दोनों को डिवाइड करने पर हमें CH2Cl2 के मोल 0.47 प्राप्त हो जाते हैं। और ठीक इसी प्रकार हम CHCl3 के मोल भी ज्ञात कर लेते हैं, जो कि होता है CHCl3 का ग्राम में भार डिवाइडेड बाय अणुभार। तो ग्राम में भार हमें दिया है 25.5 और अणुभार यानी कि मोलर द्रव्यमान हम ज्ञात कर चुके हैं 119.5 ग्राम मोल इनवर्स। तो दोनों को डिवाइड करने पर CHCl3 के मोल हमें 0.213 प्राप्त हो जाते हैं। अब दोनों घटकों के हमें मोल प्राप्त हो चुके हैं, तो दोनों को अगर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो विलयन का कुल मोल यानी कि 0.47 प्लस 0.213 यानी कि 0.683 मोल प्राप्त हो जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले CH2Cl2 के मोल अंश ज्ञात कर लेते हैं, जो कि होता है CH2Cl2 के मोल डिवाइडेड बाय विलयन का मोल। तो CH2Cl2 के मोल है 0.47 और विलयन का मोल यानी कि कुल मोल जो है वो हमारा निकल चुका है 0.683 मोल। तो दोनों को डिवाइड करने पर CH2Cl2 के मोल 0.688 प्राप्त हो जाते हैं। अब क्योंकि दो ही घटक है, तो दोनों के जो मोल अंश का योग होगा वो एक होगा। और यदि हमें एक पता चल चुका है, तो दूसरा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वन में से माइनस उसको कर देते हैं। तो अगर हम वन में से 0.688 को माइनस कर देंगे, तो 0.312 यानी कि हमें CHCl3 का मोल अंश प्राप्त हो जाएगा। और अब हम समीकरण 1.16 से पी टोटल भी निकाल सकते हैं, जो कि होता है P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट मल्टीप्लाई बाई x2। तो हमें P1 नॉट क्वेश्चन में दिया है 200 mmHg, P2 नॉट भी हमें क्वेश्चन में दिया है 415 mmHg
और x2 हम यहाँ पर निकाल चुके हैं जो कि है 0.688। तो इन दोनों को माइनस करने पर उसकी मल्टीप्लाई 0.688 के साथ करके अगर हम 200 उसमें ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 347.9 mmHg, यानी कि पी टोटल हमें मिल जाएगा। और सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है वाष्पीय प्रवस्था में प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना कीजिए। तो सबसे पहले इसके लिए हम CH2Cl2 का आंशिक दाब ज्ञात कर लेते हैं, जो कि होता है इसके मोल अंश का इसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर। तो इसके मोल अंश हम ज्ञात कर चुके हैं 0.688, और इसका वाष्प दाब हमें क्वेश्चन में दिया है 415। तो दोनों का जो गुणनफल है वो आप प्राप्त हो जाता है 285.5 mmHg। ठीक इसी प्रकार हम CH Cl3 का आंशिक दाब ज्ञात कर लेते हैं, जो कि हमें प्राप्त हो जाता है 62.4 mmHg। तो अब हम वाष्प प्रवस्था में CH2Cl2 का मोल अंश ज्ञात कर लेते हैं, जो कि होता है CH2Cl2 का आंशिक दाब डिवाइडेड बाई CH2Cl2 का कुल आंशिक वाष्प दाब। अब इसका आंशिक वाष्प दाब हमें 285.5 mmHg प्राप्त हो चुका है, और कुल आंशिक दाब हमें 347.9 mmHg, यानी कि इन दोनों के योग के बराबर प्राप्त हो चुका है। तो दोनों को डिवाइड करने पर हमें वाष्प प्रवस्था में CH2Cl2 के मोल अंश जो है वो 0.82 प्राप्त हो जाएंगे। और ठीक इसी प्रकार हम CH Cl3 के वाष्प प्रवस्था में मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होता है CH Cl3 के आंशिक दाब डिवाइडेड बाई कुल आंशिक दाब। तो दोनों को डिवाइड करने पर CH Cl3 के वाष्प प्रवस्था में जो मोल है वो 0.18 प्राप्त हो जाता है। अब हम देख लेते हैं राउल्ट का नियम व हेनरी के नियम की तुलना। तो राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन में उसके वाष्पशील घटक का जो वाष्प दाब है Pi इक्वल टू XI मल्टीप्लाई बाई P0I द्वारा व्यक्त किया जाता है। जबकि हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होता है, यानी कि P इक्वल टू होता है KH इंटू एक्स। तो अगर हम दोनों समीकरणों को ध्यान से देखते हैं तो P इक्वल टू XI मल्टीप्लाई बाय P0I, और यहाँ पर है P इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो दोनों समीकरणों में केवल KH और P0I का ही अंतर है, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों समीकरणों में समानुपातिक स्थिरांक KH एवं P0I में भिन्नता होती है। इस प्रकार राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है जिसमें KH का मान P0I के मान के बराबर हो जाता है। यानी कि जो राउल्ट का जो नियम है वो हेनरी के नियम की ही एक क्या है, एक विशेष स्थिति है। अब हम देख लेते हैं ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन एवं उनका वाष्प दाब। तो विलायक के वाष्प दाब में कमी विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पर नहीं। यानी कि अगर हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसका जो वाष्प दाब होता है उसमें कमी आ जाती है। तो जितना अधिक हम विलेय की मात्रा मिलाएंगे उतना ही कम उसका वाष्प दाब हो जाएगा। तो वो मात्रा पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर। जब विलेय अवाष्पशील होता है तो केवल विलायक अणु ही वाष्प अवस्था में होते हैं और वाष्प दाब का कारण होते हैं। यदि P1 विलायक का वाष्प दाब व X1 इसका मोल अंश हो तो P01 इसकी शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब हो, तो राउल्ट के नियमानुसार हम कह सकते हैं P1 प्रोपोर्शनल हो जाएगा X1 के। और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा
तो P1 इक्वल टू हो जाएगा x1 मल्टीप्लाई बाई P01। और यदि हम विलायक के वाष्प दाब व मोल अंश यानी मोल प्रभाज के मध्य खींचा गया आरेख प्राप्त करें तो वो रेखीय आरेख प्राप्त हो जाता है कुछ इस प्रकार से। ये वाष्प दाब है, ये विलायक का मोल अंश है। तो यहाँ पर जो मोल अंश है वो 0 होता है और यहाँ से इधर माना मोल अंश कितना 1। तो मोल अंश 1 पर इसका जो वाष्प दाब है वो P01 है, विलायक का वाष्प दाब। तो अगर हम 0 से P01 तक एक रेखा खींचे तो ये हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आदर्श एवं अनादर्श विलयन और अनादर्श विलयन के प्रकार और साथ ही में अणुसंख्यक गुणधर्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।